हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 11 पर्यावरण के घटक अर्थात अंग और उसके आंतरिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण की भेंट यानी उपहार मिली है। यदि पर्यावरण नहीं होता तो हमारा अस्तित्व अर्थात वजूद ही पहचान ही नहीं होता। पर्यावरण के कारण मानव जीवन चलता रहता है। पर्यावरण अस्तित्व, विकास तथा प्रगति का प्रेरक बल है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है, परि अर्थात आसपास या चारों तरफ, और आवरण अर्थात ऊपर आई हुई विशिष्ट यानी खास सतह या स्तर। पर्यावरण अर्थात पृथ्वी के आसपास रचा प्राकृतिक घटकों का आवरण यानी घेरा। पर्यावरण यह मृदावरण, जलावरण और वातावरण और जीवावरण से बना है। यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा अकेला ग्रह है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण की उपहार मिली है। यदि पर्यावरण नहीं होता तो हमारा आज वजूद नहीं होता, हम नहीं होते इस पृथ्वी पर। पर्यावरण के कारण मानव जीवन चलता रहता है। पर्यावरण अगर न हो तो मानव का अस्तित्व जो है वह मिट जाएगा। पर्यावरण अस्तित्व यानी वजूद, विकास तथा प्रगति का यानी विकास का प्रेरक बल है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है। परि का मतलब होता है आसपास या चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है ऊपर आई हुई खास प्रकार की सतह या स्तर। पर्यावरण अर्थात पृथ्वी के आसपास रचा यानी निर्मित प्राकृतिक घटकों का यानी अंगों का आवरण घेरा। पर्यावरण यह मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण से बना है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरण के घटक यानी अंग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर्यावरण मुख्य 4 घटकों यानी अंगों का बना है। इन 4 घटकों में मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का समावेश होता है। इन 4 आवरणों के विषय में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। हम इनके विषय में संक्षिप्त में समझेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि पर्यावरण के अंग जो हैं वो 4 हैं। इन 4 अंगों से पर्यावरण बना हुआ है, जिनमें मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का नाम आता है। इन 4 आवरणों के विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। इनके विषय में हम लोग संक्षिप्त यानी थोड़े में समझेंगे। पहला है मृदावरण, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर की ठोस परत को मृदावरण कहते हैं। यह परत चट्टानों, खनिजों और मिट्टी से बनी है। मृदावरण की मुख्य उपयोगिता यह है कि वह जीव सृष्टि के लिए आवास यानी घर, कृषि अर्थात खेती के लिए ज़मीन तथा उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता है। मृदावरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर की जो ठोस परत है उसको ही मृदावरण कहते हैं। यह परत चट्टानों, खनिजों और मिट्टी से बनी है और इसकी उपयोगिता यह है कि जीव सृष्टि के लिए यानी जो जीवन है उसके लिए, उसके रहने के लिए घर, खेती के लिए ज़मीन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल यह उपलब्ध करता है। दूसरा है जलावरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह का निचला हिस्सा पानी से घिरा है, जिसे जलावरण कहते हैं, जो पानी के विभिन्न यानी अलग अलग स्रोत यानी माध्यम जैसे कि महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों आदि से बना है। पानी जीव सृष्टि के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है तथा महासागर भी संसाधनों के भंडार हैं। जलावरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी की सतह का निचला हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी है, जिसे जलावरण कहते हैं, जो पानी के अलग अलग माध्यम हैं जैसे कि महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें आदि, इनसे बने हैं जलावरण। पानी जीव सृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक है तथा महासागर भी संसाधनों के भंडार हैं, खजाने हैं। आगे हम पढ़ते हैं वातावरण के बारे में। पृथ्वी के चारों तरफ आए
हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। वातावरण विविध यानी अलग अलग गैसों, जलवाष्प, धूल के रज कणों, क्षार कणों आदि से बना है। वातावरण सूर्य की पराबैंगनी किरणों को शोषित कर यानी सोख कर जीव सृष्टि की रक्षा करता है। वातावरण के माध्यम से हम आवाज़ सुन सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन के संदेश व्यवहार प्रसारण वातावरण को आभारी है यानी एहसानमंद है। वातावरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के चारों तरफ आए जो हवा के घेरे हैं उसे ही वातावरण कहते हैं। वातावरण अलग अलग गैसों, जलवाष्प, धूल के रजकणों, क्षार कणों आदि से बना है। वातावरण सूर्य की पराबैंगनी किरण को शोषित कर यानी उसे सोख कर जीव सृष्टि यानी जो पृथ्वी पर जीव है उनकी सुरक्षा करता है। वातावरण के जरिए से हम आवाज़ सुन सकते हैं। टेलीविज़न, रेडियो और मोबाइल फ़ोन के साथ जो संदेश व्यवहार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग बातें करते हैं फ़ोन के द्वारा, जो टीवी पर प्रसारण दिखाया जाता है, यह सब वातावरण के कारण ही होता है और मनुष्य वातावरण का आभारी है। आगे है जीवावरण। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी पर मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि व्याप्त है उसे जीवावरण कहते हैं। इनमें वनस्पति, प्राणियों, जीव जंतुओं और मानव का समावेश होता है। जीव सृष्टि की खुराक यानी भोजन और अन्य आवश्यकताएं जीवावरण में से प्राप्त यानी पूरी होती है। पर्यावरण के मुख्य दो प्रकार हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव सर्जित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक घटक जैसे कि वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि और मानव का समावेश होता है। अजैविक घटकों में यानी अंगों में भूमि, जल, हवा आदि का समावेश होता है। मानव सर्जित यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया पर्यावरण मानव के बुद्धि कौशल यानी उनके ज्ञान के कारण से जैविक और अजैविक घटकों अर्थात अंगों के साथ आंतर यानी आंतरिक क्रिया से बनता है। जीवावरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी पर मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि व्याप्त है यानी बसी हुई है, उपस्थित है, उसे ही जीवावरण कहते हैं। इनमें वनस्पति, प्राणियों और जीव जंतुओं, मानव का नाम आता है यानी ये लोग का समावेश होता है। सजीव सृष्टि की खुराक यानी भोजन और अन्य ज़रूरतें जीवावरण से ही पूरी होती हैं, हमें मिलती हैं। पर्यावरण के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक यानी कुदरती पर्यावरण और दूसरा है मानव सर्जित यानी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक घटक यानी अंग जैसे कि वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि और मानव का नाम आता है। अजैविक घटकों में भूमि, जल, हवा आदि का समावेश होता है। मानव सर्जित यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए पर्यावरण मानव के तेज बुद्धि योग्यता से जैविक और अजैविक अंगों के साथ आंतरिक क्रिया से बनता है। आगे हम पढ़ते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण के बारे में मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण के साथ आंतर क्रिया करता रहता है यानी आंतरिक कार्य करता रहता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है, बदलाव करता है। आदिकाल से यानी बहुत ही पुराने समय में मनुष्य भटकता जीवन जीता था और अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाता था। अनुकूल मतलब जो उनके लिए अच्छा हो। उसका जीवन सरल और आवश्यकताएं मर्यादित थीं, सीमित थी, जिससे उसके आसपास के पर्यावरण में से सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ परिवर्तन हुआ और आवश्यकताओं में वृद्धि यानी बढ़ोतरी हुई। मनुष्य ने पर्यावरण का उपभोग यानी उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए थे। परिणाम स्वरूप कृषि, पशुपालन चक्र की खोज, औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। इस मानव निर्मित पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में भी पहचाना जाता है। मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि
मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण के साथ आंतरिक यानी अंतरक्रिया मतलब आंतरिक कार्य करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव करता रहता है। बहुत ही अत्यधिक पुराने समय से मनुष्य यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता जीवन जीता था और अपनी ज़रूरत के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाता था, जितनी जैसी उसकी ज़रूरत होती थी। उसका जीवन सरल यानी आसान और जो उसकी ज़रूरतें थी वो सीमित थी, जिससे उसके आसपास के पर्यावरण में से सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। समय के साथ बदलाव हुआ और ज़रूरतों में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। मनुष्यों ने पर्यावरण का उपयोग लेकर और उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी सीखे थे। परिणाम यह हुआ जिसका कि खेती करना, पशुपालन, चक्र की खोज, औद्योगिक यानी उद्योग के जगह जगह उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। इस मानव निर्मित यानी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में भी जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे चित्र दिया गया है वातावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जीवावरण में, जलावरण में और मृदावरण में। आगे हम पढ़ते हैं जल का वितरण, बंटवारा। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। पृथ्वी के धरातल पर भूमि क्षेत्र की अपेक्षा जल क्षेत्र अधिक है, जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% क्षेत्र रोकता है। पानी की विशाल जल राशि वाले भागों को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं जो इस प्रकार से हैं: पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद, चौथा है आर्कटिक। ये सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये महासागर खूब ही विशाल यानी बहुत बड़े और गहरे हैं। पैसिफिक महासागर में तो 10 से 11 किलोमीटर तक गहरी घाटियाँ हैं। जल वितरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारी जो धरती है उसके ऊपर भूमि क्षेत्र की तुलना में जल क्षेत्र अधिक है, अर्थात पानी अधिक है, ज़मीन कम है। जो पृथ्वी के ज़मीन का लगभग 71% क्षेत्र पानी में रोकता है। पानी की बहुत बड़ी जलराशि वाले भागों को महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं जो इस प्रकार है: पहला है पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक। ये सभी महासागर एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये महासागर बहुत ही विशाल और गहरे हैं। पैसिफिक महासागर में तो 10 से 11 किलोमीटर तक गहराई घाटियाँ भी हैं। आगे हम पढ़ेंगे। आगे है पृथ्वी के धरातल के पानी का अधिकांश भाग खारा है, अर्थात नमकीन है, जो मुख्यतः महासागरों और समुद्रों में है। मीठे पानी के मुख्य स्रोत यानी माध्यम हिम शिखर यानी बर्फ के शिखर, भूमिगत पानी अर्थात ज़मीन के नीचे के पानी, सरोवर अर्थात तालाब, नदियाँ आदि है। बताया गया है कि पृथ्वी के धरातल के पानी का ज़्यादातर भाग पानी खारा है, नमकीन है, जो मुख्यतः महासागरों और समुद्रों में है। मीठे पानी के मुख्य स्रोत यानी माध्यम, जरिया, हिम शिखर, ज़मीन के नीचे का पानी, तालाब और नदियाँ आदि हैं। आगे हम पढ़ते हैं समुद्र की लहरें। समुद्र में लहरें विविध प्रकार के बलों से उत्पन्न होती हैं। सामान्य लहरें समुद्र की सतह पर बहते पवनों से सर्जित होती हैं। बवंडर या चक्रवात से ऊंची लहरें उछलती हैं। ये लहरें समुद्री किनारे पर पहुंचकर भारी नुकसान करती हैं। समुद्र की लहरों के बारे में यहाँ बताया गया है कि समुद्र में लहरें अलग अलग प्रकार की शक्तियों से पैदा होती हैं, उनका निर्माण होता है। साधारण लहरें समुद्र की सतह पर बहते हवाओं से निर्मित होती हैं, उनसे उनका निर्माण होता है। बवंडर या चक्रवात से ऊंची लहरें ऊपर की तरफ उछलती हैं। ये लहरें समुद्री किनारे पर पहुंचकर भारी नुकसान यानी हानि पहुंचाती हैं। आगे है ज्वार भाटा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिन में 2 बार समुद्र का स्तर समयांतर यानी कुछ समय के अंतर में ऊंचा चढ़ता और नीचे उतरता है। समुद्र की इस उतार चढ़ाव की घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि दिन में 2 बार समुद्र का जो स्तर है
कुछ समय के अंतर पर ऊंचा चढ़ता और नीचे उतरता है, ऊपर नीचे करता है। समुद्र की इस उतार चढ़ाव की घटना को ही ज्वार भाटा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। ज्वार के समय समुद्र का पानी लहरों के रूप में किनारे की तरफ घुस जाता है, जबकि भाटे के समय समुद्र का पानी किनारे से समुद्र की तरफ लौटता है। दो ज्वार या भाटे के बीच का समय अंतर लगभग 12 घंटे 25 मिनट जितना होता है। यहाँ बताया गया है कि ज्वार के समय समुद्र का पानी जो है लहरों के रूप में किनारे की तरफ घुस आता है, और जबकि भाटा जब आता है तो उस समय समुद्र का पानी किनारे से समुद्र की तरफ लौटता है। दो ज्वार या भाटे के बीच के समय का अंतर बताया गया है 12 घंटे 25 मिनट होता है। आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। सूर्य चंद्र से द्रव्यमान में अधिक बड़ा है, परंतु चंद्र की अपेक्षा पृथ्वी से दूर स्थित है, जिससे पृथ्वी पर चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भाग सूर्य और चंद्र के सामने आते हैं, इसलिए अलग अलग समय पर ज्वार भाटा आता है। यहाँ कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, शक्ति के कारण जो खिंचाव होता है, उस कारण से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। सूर्य चंद्रमा से बड़ा है, परंतु चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से वह दूर है, जिससे पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। पृथ्वी के अलग अलग भाग पर सूर्य और चंद्र के सामने आते हैं, इसलिए अलग अलग समय पर ज्वार भाटा भी आता है। आगे है। अमावस्या और पूनम के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्र लगभग एक सीधी रेखा में आते हैं। इस स्थिति के प्रभाव से दीर्घ यानी बहुत बड़े ज्वार आते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के मध्य के दिनों में गुरुत्वाकर्षण घटने से ज्वार नीचे आते हैं। इसमें बताया गया है कि अमावस्या और पूनम के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब लगभग सीधे रेखा में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके प्रभाव के कारण बहुत बड़ा ज्वार आता है, जबकि शुक्ल पक्ष यानी जब 15 दिन का पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष यानी जब पूनम का समय होता है, उसके बीच के दिनों में गुरुत्वाकर्षण बल घटने से ज्वार नीचे आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। महासागरीय प्रवाह अर्थात समुद्री धाराएं। धरती पर नदियों की तरह महासागरों में भी विशाल यानी बहुत अधिक मात्रा में जल राशि हजारों वर्षों से निश्चित दिशा में बहती है। इस प्रवाह को महासागरीय प्रवाह कहते हैं। ये प्रवाह गर्म अथवा ठंडा होता है। प्रवाहों के उद्भव यानी उत्पत्ति के कारण सूर्य शक्ति, पवन, समुद्र जल की क्षारता और पृथ्वी का परिभ्रमण यानी पृथ्वी का घूमना मुख्य है। अधिकांश अर्थात ज़्यादातर गर्म धाराएं विषुववृत्त से ध्रुवों की तरफ और ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुववृत्त की तरफ गति करती है अर्थात बहती है। महासागरीय प्रवाह अर्थात समुद्री धाराओं के बारे में यहाँ बताया गया है कि धरती पर नदियों की तरह ही महासागर भी विशाल जल राशि वाले हजारों वर्षों से एक निश्चित दिशा में बहती हैं। इस प्रवाह को ही महासागरीय प्रवाह यानी धारा कहते हैं। ये धाराएं गर्म अथवा ठंडा होता है। इन प्रवाहों के उत्पत्ति के कारण सूर्य की शक्ति, पवन, समुद्र की जल की क्षारता और पृथ्वी की परिभ्रमण यानी परिक्रमा मुख्य कारण है। ज़्यादातर गर्म धाराएं विषुववृत्त से ध्रुवों की तरफ और ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुववृत्त की तरफ गति करती यानी बहती रहती हैं। आगे हम पढ़ते हैं। पर्यावरण के घटकों के बीच आंतर संबंध अर्थात पर्यावरण के अंगों के बीच आंतरिक संबंध, इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण के सभी घटकों में मानव केंद्र में है। पर्यावरण के भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग घटक यानी अंग कुछ भौतिक चक्रों से एक दूसरे के साथ संलग्न हैं, जुड़े हैं। ये भौतिक चक्र मानवीय प्रवृत्तियों यानी मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होते हैं। मृदावरण में मनुष्य खनिज प्राप्त करने के लिए उत्खनन यानी खुदाई करता है। उन खंडों में पानी भरने से वे जलावरण का भाग बन जाते हैं। वातावरण में तापमान बढ़ने से अर्थात गर्मी बढ़ने से जलावरण के पानी का बाष्पीभवन होता है यानी वाष्प के रूप में वह पानी
बन जाता है और वह वातावरण में मिलता है। वातावरण में रही नमी का घनीभवन होने से बादल बनते हैं और बरसात होती है। उस पानी के बहने से मृदावरण का कटाव होता है और विविध भूमि स्वरूपों की रचना होती है। इसके उपरांत मनुष्य की विविध यानी अलग अलग प्रवृत्तियाँ, कार्यों, प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों यानी अंगों के कारण जीव सृष्टि से परस्पर यानी लगातार जुड़ी है। यहाँ बताया गया कि पर्यावरण के सभी अंगों में मानव केंद्र में है। पर्यावरण के अलग अलग अंग कुछ भौतिक चक्रों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये भौतिक चक्र मानव के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होते हैं। मृदावरण यानी जमीन में मनुष्य खनिज प्राप्त करने के लिए खुदाई करता है। उन खंडों में जहाँ पे खुदाई करते हैं ऐसे जगह पे पानी भर जाते हैं, जिसके कारण वह जलावरण बन जाता है। वातावरण में गर्मी बढ़ने से जलावरण के पानी का वाष्पीभवन होता है, यानी गर्मी अत्यधिक पड़ने के कारण जो पानी भरे रहते वाष्प के रूप में बन जाते हैं और वह वातावरण में मिलता है। वातावरण में नमी होने के कारण घनीभवन होने से बादल बनते हैं और बरसात होती है। उस पानी के बहने से मृदावरण यानी जमीन का कटाव होता है और अलग अलग भूमि की रचना होती है, आकार बनता है। इसके अलावा मनुष्य के अलग अलग कार्यों, प्राकृतिक पर्यावरण के अंगों के कारण जीव सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे पढ़ेंगे प्रदूषण। मानव अपनी बुद्धि शक्ति यानी बुद्धि के बल से पर्यावरण के विविध घटकों यानी अंगों के उपभोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता अर्थात पूरा करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मानवीय गतिविधियों से प्राकृतिक पर्यावरण के दूषित होने की क्रिया अर्थात प्रदूषण। यहाँ बताया गया है कि मानव अपनी तेज बुद्धि के बल से पर्यावरण के अलग अलग अंगों का उपयोग द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मानवीय गतिविधियों यानी मनुष्यों के द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों से प्राकृतिक पर्यावरण के दूषित होने की क्रिया को ही प्रदूषण कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। पर्यावरण को दूषित करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का अमर्यादित जो मर्यादा से बाहर है और अविवेकपूर्ण यानी ज्ञान बुद्धि से बाहर निकलकर जरूरत से ज़्यादा उपयोग करे तब पर्यावरण प्रदूषित होता है। मानव विकास की तीव्र लालसा यानी लालच, औद्योगिकरण यानी उद्योगों का अधिक से अधिक विकास और यांत्रिकरण यानी अधिक से अधिक यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जवाबदार है अर्थात जिम्मेदार है। यहाँ बताया गया है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अंगों को प्रदूषक कहते हैं। मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का यानी माध्यमों का अमर्यादित यानी मर्यादा से बाहर जाकर और अज्ञानता के साथ उपयोग करे तब पर्यावरण प्रदूषित होता है। मानव विकास की तीव्र यानी तेज लोभ, लालच, उद्योगों का विकास, ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रों का विकास पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आगे हम पढ़ते हैं। वर्तमान समय में भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण अति तीव्रता से यानी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण से पर्यावरण, मानव जीवन और सजीव सृष्टि पर विपरीत यानी उल्टा असर हो रहे हैं। हमें पर्यावरण प्रदूषण, उसके प्रभाव और रोकने के उपाय सोचकर पर्यावरण संरक्षण के लिए त्वरित यानी तुरंत कदम उठाने जरूरी हैं। यहाँ बताया गया है कि अभी के समय में भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण से पर्यावरण, मानव जीवन और सजीव सृष्टि पर उल्टा असर यानी प्रभाव हो रहे हैं, गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। हमें पर्यावरण प्रदूषण, उसके असर और उसे रोकने के उपाय सोचकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तुरंत ही कदम उठाने चाहिए, आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। बच्चों पाठ बड़ा है तो आगे का भाग आगे के वीडियो पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।